Hi everyone, welcome back to our channel. In this video series, we are discussing some important topics for your upcoming RBWM exam. और आज का जो हमारा टॉपिक है डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग. दिस इज़ अ वेरी इजी बट अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, पर इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो आपको एग्जाम में तंग कर सकते हैं. तो पे वेरी क्लोज अटेंशन. I'm sure your prep is going really well, पर अगर there are some gaps, we have launched a live crash course जिसमें हम 5 दिन में 4-4 घंटे की क्लासेस में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देंगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए. विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक फॉर टुडे. फर्स्टली, डिलीवरी चैनल है क्या? एक वो रास्ता जिससे बैंक अपनी सर्विस कस्टमर तक पहुंचा रहा है और कस्टमर उसको एक्सेस कर रहा है. सो अ डिलीवरी चैनल for a bank is the mechanism through which a customer is accessing the banking services, he's conducting transactions and is interacting with the bank. Now, बहुत सारे डिलीवरी चैनल्स आई एम श्योर आप कंफर्टेबल हैं, फेमिलियर हैं. ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल है बैंक ब्रांच, जहाँ पे आप जाते हैं अपनी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड, आप उस काउंटर पे जाते हैं, बैंक मैनेजर बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपना काम करवाते हैं. पर टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ऐसे चैनल्स एक्सेसिबल हो गए हैं जिससे बहुत क्विकली, बहुत कन्वीनियंस के साथ और बैंक के लिए भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो करके बैंकिंग का एक्सेस कस्टमर्स को बहुत कंफर्टेबली मिल रहा है. जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के थ्रू, जहाँ पे आपने परचेज किया है वहीं पे डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना, कार्ड स्वाइप किया और पेमेंट किया. उसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज़्यादा, स्पेशली रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस और बहुत ज़्यादा क्विक ईज एक्सेस के थ्रू कस्टमर्स तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचा पा रहा है. ऑल्सो रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है या एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन फैक्टर का यूज़ करते हुए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग फैसिलिटेटर्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज को पहुँचाया जा रहा है. तो ये सारे रास्ते, मोड्स जिनके थ्रू डिलीवरी हो रही है बैंकिंग सर्विसेज की, इन्हीं को बोलते हैं डिलीवरी चैनल्स. नाउ, आपकी बुक में ये सारे टाइप्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट चैनल और एक ई चैनल. डायरेक्ट चैनल वो हैं जहाँ पे एक फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट है. मतलब एक कस्टमर का एक बैंक एम्प्लॉय या बैंक से एसोसिएटेड एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है. पर अगर प्योरली एक मशीन या इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन से एक सर्विस बैंक डिलीवर कर रहा है तो वो ई चैनल का पार्ट है. विच इज़ वाई अ बैंक एंड बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंक का बैंकिंग फैसिलिटेटर डायरेक्ट चैनल माना जा रहा है, और एटीएम्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आपका ई चैनल है. कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि लगता है जैसे बैंकिंग फैसिलिटेटर क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वो मे बी ई चैनल हो, पर आपकी बुक की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ अ डायरेक्ट चैनल. नाउ, व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर सो मेनी पॉसिबल वेज टू रीच द कस्टमर? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर चैनल से सेटिस्फाइड हो, विच इज़ वाई दे विल बी सेटिस्फाइड, विच विल इवेंचुअली लीड टू प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ फॉर द बैंक. एक चैनल को ऑप्टिमाइज करना इतने सारे चैनल्स में से क्यों ज़रूरी है? ज़्यादातर बैंक्स एक मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर करते हैं. मतलब मोस्ट बैंक्स विल यूज most of these or many of these options to reach to their customers. Why is that? Because एक best fit अचीव करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टेक savvy कस्टमर्स होंगे जैसे यंगर जनरेशन जो कि बहुत कंफर्टेबल है टेक्नोलॉजी के लिए, और दे विल बी एबल टू यूज़ मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड कंफर्टेबली, एंड दे प्रेफर दैट. बट कुछ कंजर्वेटिव कस्टमर्स जैसे हमारे पेरेंट्स, जिनको टेक्नोलॉजी का उतना ईज नहीं है, एक एफडी बनवानी है तो जब तक वो पेपर पे साइन नहीं करेंगे उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, दे विल बी वरीड अबाउट हाउ द बैंक इज़ यूजिंग देयर मनी. सो एक बेस्ट फिट अचीव करना बहुत ज़रूरी है कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन लेवल को हाई रखने के लिए, बिकॉज रिटेल बैंकिंग में मैक्सिमम the entire retail banking is based on the premise, as you have discussed in yesterday's class, on the fact that the customers are large in number and the bank has to be able to satisfy a lot of customers to be able to deliver the best service. So customer satisfaction के लिए channel mix मतलब कौन से टाइप के एक्सेसिबल हैं डिलीवरी चैनल्स एक कस्टमर को एक बैंक से, उसको ऑप्टिमाइज, उसको प्रायोरिटाइज इस वे में करना कि वो
एक कस्टमर के लिए बेस्ट फिट बन सके, ये ज़रूरी है। ये आपको इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देता है। आज के लिए मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ प्राइमरीली एटीएम्स है। नाउ आई एम श्योर आप बहुत कंफर्टेबल और फेमिलियर हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन से। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पर इसमें कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं जिससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपके एग्जाम के लिए। सो हम उन पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। फर्स्टली, एटीएम इज अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल that allows customers to perform a variety of banking transactions without the need for human assistance. यहाँ पे ATMs में ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली वो उस बैंकिंग टर्मिनल से अपनी सर्विसेज एक्सेस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स देखते हैं। फर्स्टली, जो पहला एटीएम था वो HSBC बैंक ने 1987 में मुंबई में सेटअप किया था। इसके बाद पूरा बैंकिंग वर्ल्ड धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो गया, रेवोल्यूशनाइज हो गया, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम there is no need for a customer to go to a bank employee to get access to financial services. तो इस वक्त अराउंड 2.13 लाख शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के ATMs है। नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर यू, बट दिस शोज यू द स्केल ऑफ access that ATMs have provided to people for everyday banking transactions. So this is a 2021 data by Reserve Bank की शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का अराउंड 2.13 लाख ATMs इस वक्त प्रेजेंट है कंट्रीज में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपको दो पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। बैंक के लिए उनकी सर्विस कॉस्ट रिड्यूस होती है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मेंटेन करना वर्सेस एक मशीन के थ्रू कंटिन्यूस बेसिस पे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 24/7 ये सर्विस एक्सेस देना कस्टमर्स को। बैंक के लिए comparatively, after the initial technological cost, it is cheaper in the longer run to operate, to provide the access to this service through an ATM. Similarly for the customer, एक लोकेशन एडवांटेज है, क्योंकि उनको हर बार बैंक जाना ज़रूरी नहीं है ATM से बेसिक ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और टाइम 24/7 अवेलेबिलिटी ज़्यादातर ATMs की होती है। सिमिलरली हम अब टाइप्स देखेंगे। ऑन साइट ATM, वेरी सिंपली जो बैंक या बैंक की ब्रांच पे ही एक्सेसिबल है ATM, वो ऑन साइट हो गया। और जो ऑफ साइट यानी कि कुछ क्राउडेड लोकेशन, कुछ मार्केट, कुछ मेट्रो स्टेशन वगैरह पे ATM एक्सेसिबल है, वो ऑफ साइट ATM हो गया। ये कुछ बेसिक्स थे ATM के लिए। इसमें से ये ज़रूर याद रखिएगा कि फर्स्ट ATM HSBC ने सेटअप किया था 1987 में मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। Next up, what is the technology behind all of this? How is this being possible? Because we are able to withdraw cash from other banks ATM also. जब भी ऐसा होता है कि डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, उसको हम एक नेटवर्क्ड सिस्टम बोलते हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच वो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ATMs को नेटवर्क किया गया है। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नेटवर्क्ड है ताकि इंटरकनेक्टिविटी बन जाए बैंक्स और उनके ATMs के बीच। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन IDRBT, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ने लॉन्च किया था और NPCI इसको प्रेजेंटली रन कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको ये याद रखना है कि IDRBT लॉन्च्ड दिस बिकॉज इट इज द डेवलपमेंट विंग फॉर banking technology like this, and now that it has stabilized, it is being run by NPCI. तो वो mechanisms इसी टेक्नोलॉजी के अंडर जिसके थ्रू ये एक्सेस कर पा रहे हैं बैंक्स, इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म बना पा रहे हैं, वो है कैश ट्री और इन्फीनेट, दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। सो एम क्या है? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू ATMs इंटरकनेक्टेड हैं और आपको ईज और एक्सेस से, सिक्योर एक्सेस से कस्टमर्स को अलाउ कर रहे हैं टू विदड्रॉ कैश एंड कंडक्ट अदर ट्रांजैक्शंस एट द ATMs। अब ये कुछ RBI की गाइडलाइंस हैं जो कि चार्जेस से रिलेट कर रही हैं। इवन दो आई एम श्योर ये कंफर्टेबल हैं, पर इनको बहुत क्लियरली, बहुत सिंपली असेस करना ज़रूरी है इन 4 पॉइंट्स को, ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। Firstly, transaction at a bank's own ATM, minimum 5 transactions in a month are free. Now you have to remember कि RBI ने कोई maximum limit prescribe नहीं किया है, तो banks चाहें तो अपने customers को इन minimum transaction से ज़्यादा दे सकते हैं, पर इससे कम नहीं दे सकते। So banks के पास ये choice है कि वो
कि अपने कस्टमर्स को वो कितनी मिनिमम ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट दें। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड होती हैं। तो अपने बैंक, एक बैंक के खुद के एटीएम पे अगर कस्टमर आ रहा है तो कम से कम 5 ट्रांजैक्शंस, और अगर मेट्रो लोकेशंस पे किसी और बैंक के वो एटीएम के थ्रू, किसी और कार्ड के थ्रू एक बैंक से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे कम से कम 3 ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ फ्री देनी होती हैं। पर इसके ऊपर ₹21 पर ट्रांजैक्शन इज समथिंग दैट कैन बी चार्ज्ड। नाउ अगर ट्रांजैक्शन का फेलियर हो रहा है, आप एटीएम गए, आपने कुछ कैश निकलवाना था, योर कार्ड गॉट स्टक एंड यू पुट इन द मनी बट देयर वाज नो कैश दैट वाज एक्सपेंडेड, कोई कैश नहीं निकला या कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिच की वजह से ट्रांजैक्शन में से अमाउंट तो डिडक्ट हो गया आपके अकाउंट में से, पर आपको कैश एक्सपेंड नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में रिक्रेडिट करना कस्टमर का अकाउंट ज़रूरी है आरबीआई गाइडलाइंस के अंडर, और मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके अंदर ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना ज़रूरी है इज़ T+5। T मीन्स ट्रांजैक्शन डे, एंड ट्रांजैक्शन डे प्लस 5 days। सो डे 5 days after the date of transaction is when the bank must resolve this, and this should be done without any claim having to be filed by the customer। तो कोई क्लेम करना उनको नेसेसरी नहीं है अगर ये रीजनेबली एस्टैब्लिश्ड है कि उन्होंने ट्रांजैक्शन की थी, अमाउंट डिडक्ट हो गया बट कैश एक्सपेंड नहीं हुआ। सिमिलरली अगर ये कंप्लेंट लॉज नहीं होती है 30 days में, तो उस केस में कोई कॉम्पनसेशन एंटाइटलमेंट कस्टमर को नहीं है। विद इन 30 days दे मस्ट फाइल अ कंप्लेंट एंड इट हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड विद इन 5 days ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ अगर ये 5 days के अंदर ट्रांजैक्शन के कस्टमर की कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो रही है तो बैंक को 100 पर डे पेमेंट करनी होगी एज अ फाइन टू द कस्टमर बिकॉज ऑफ डिले इन रिजॉल्विंग द मैटर रिलेटिंग टू डिडक्शंस। सो फेल्ड ट्रांजैक्शन के केस में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें फिगर्स हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये मिनिमम का मैक्सिमम कर दिया और वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, अगर ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेंज कर दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इन द एग्जाम क्वेश्चंस लाइक दिस आर ऑफन फ्रेम्ड विच कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये फैक्चुअल डिटेल्स आप गलत ना करें। ये इजी क्वेश्चन है और यहाँ से नंबर बनाना आसान है। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स। अब वाइट लेबल एटीएम्स आप उसको इस तरीके से सोचिए कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, तो इवेंचुअली हर बैंक उसको उसके की सर्विस आप इस पर्टिकुलर एटीएम से एक्सेस कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने इंडी कैश नाम की कंपनी या उसका एटीएम ज़रूर देखा होगा, जो कि बेसिकली खुद एक बैंक नहीं है पर टाटा कम्युनिकेशंस की वो एक सब्सिडियरी है जो आपको किसी भी बैंक का एटीएम यूज़ करते हुए कैश निकालने का ऑप्शन दे रही है। तो बेसिकली ये वाइट लेबल एटीएम्स कुछ ऐसे एटीएम्स हैं जो सेटअप किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं और ऑपरेट किए जाते हैं नॉन बैंक एंटिटीज़। ये एकदम से अजीब लगेगा क्योंकि ज़्यादातर बैंकिंग में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होती है, पर क्योंकि ये बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस टू कैश को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने को नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ को भी अलाउ किया है। तो रेगुलेटरी बैंकिंग मतलब किस लॉ के अंडर ये चीज़ अलाउड है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंडर। वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स WLAO कौन है? जो इस तरह के एटीएम्स को ओन ऑपरेट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, ओन और ऑपरेट कर रहे हैं। आई एम श्योर आप इसका रैशनल मतलब इसके पीछे पर्पस बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कि एटीएम्स और बैंकिंग सर्विसेज की एक्सेस का रेंज बढ़ाने के लिए, तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ एटीएम्स को बढ़ाने के लिए, ताकि रूरल, रिमोट, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में कस्टमर्स को बहुत ईज ऑफ एक्सेस से एटीएम्स और बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस मिले, इस वजह से ये स्टेप लिया गया है, जिसके वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन इन्हांस होगा और ईज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस इन्हांस होगा। कस्टमर के लिए एक वाइट लेबल एटीएम इज जस्ट लाइक यूजिंग एनी एटीएम ऑफ एनी बैंक। This means that they can access account information, they can deposit cash, they can make regular bill payments through a white label ATM. कुछ मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, अकाउंट का बैलेंस असेस करना है, पिन चेंज करना है, या
चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। तो जो काम आप टिपिकल एटीएम पे कर सकते हैं वही आप वाइट लेबल एटीएम पे भी कर सकते हैं। इससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स इस चैप्टर से, जो कि काफ़ी स्कोरिंग है, क्लियर हो जाते हैं। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस ताकि आपको अपनी क्लैरिटी का अंदाजा हो और आपकी रिविजन भी हो जाए। फर्स्टली, which of the following is not, pay attention, not correct regarding ATM transactions in the event of a failed ATM transaction? Firstly, banks are mandated to resolve customer complaints by recrediting the customer's account. This is absolutely true. Secondly, the recrediting of the amount must happen within maximum of T plus 2 days. Now, like I told you, factual details are often switched to make the statement incorrect. So pay very close attention to that. The answer here should be T plus 5 days. Transaction day और उसके बाद के 5 दिन के अंदर resolve होनी चाहिए. तो ये statement incorrect है. Let's look at the other statements also. Banks are required to pay a compensation of rupees 100 per day in case of delay in resolving. This is absolutely correct. And if the complaint is not lodged within 30 days of the transaction, the customer is not entitled to any compensation. This is also correct. So the answer here, the not correct statement here, is going to be B. Next, we have National Financial Switch, with the aim of interconnecting the ATMs in the country, was launched by A. Reserve Bank, B. NPCI, C. Institute for Development and Research in Banking Technology, and D. Indian Banks Association. Now, I know you're confused a little bit here, but remember, as we discussed, Institute for Development and Research in Banking launched this, and it is being presently run by NPCI. So the correct answer for this question, which is asking that the National Financial Switch was launched by, the answer here would be C, that is IDRBT. With that, we come to the end of our discussion today. If you liked this, please continue to subscribe to our channel and continue to show us your love and support. Now, if you have any queries, you can call us on this number or you can mail us at hello@edutap.co.in.